है, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है आपका। छोटे छोटे चैप्टर है ये अभी, तीसरा बहुत बड़ा है, तीसरे में 8-10 एक्सरसाइज है, दूसरा छोटा है। बच्चों इसकी भी स्टार्टिंग आप खूब अच्छे से बढ़कर आए हैं, DCS DRS। तो मैं स्टार्टिंग इसकी भी नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट एक्सरसाइज से शुरू करूँगा। DCS क्या होती है, DRS कैसे होती, क्या होते देखिए, अगर अल्फा बीटा गामा XYZ अक्षों से धन दिशा में बनाए गए कोण है, मतलब कोई रेखा है जो x अक्ष से धन दिशा में अल्फा कोण बनाती है, y अक्ष से धन दिशा में बीटा कोण बनाती है, z अक्ष से धन दिशा में गामा कोण बनाती है। तो जो दिक्भुजाएं होती हैं, डायरेक्शन कोसाइन होती हैं, x अक्ष के लिए L जो होगा वो cos अल्फा होगा, M जो होगा वो cos बीटा होगा, और N जो होगा वो क्या होगा, cos गामा होगा। समझ पाया? तो ये मेन फॉर्मूला इसका ये है आपका। अब देखिए कि अगर आप मुझसे पूछ लिया करो, कन्फ्यूज मत हुआ करो, जो पूछ रहा हो, अगर दिक् अनुपात पता हो तुम्हें कि अगर दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशो ABC है, क्या है ABC, तो फिर इस एंगल की जरूरत नहीं होती है एलिमेंट निकालने के लिए। a/√a² + b² + c², ये दिक्भुजा निकल गई। m = b/√a² + b² + c², और ऐसे ही n = c/, ये ठीक। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। और नीचे लिखा हुआ डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसको ध्यान रखना। डायरेक्ट मोटे मोटे अक्षर में जो लिखा हुआ है, x अक्ष के लिए DCS 1 0 0 होती है, y अक्ष के लिए 0 1 0 होती है, और z अक्ष के लिए 0 0 1 होती है। अब आज नहीं लिखो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन और ए वेक्टर। एक रेखा के डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, मतलब अगर रेखा इस रूप में है तो देखना x बटे या x - x1 बटे a, y - y1 बटे b, z - z1 बटे c, अगर इस रूप में है तो ये जो ABC होती है, DCS इनके प्रोपोर्शनल होती है। DCS एलिमेंट जो होती है वो इसके प्रोपोर्शनली होती है। अब कैसे, और जब इसके प्रोपोर्शनली होती है तो इनको हम ABC लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मतलब DRS लिखते हैं, क्या लिखते हैं, DRS लिखते हैं, डायरेक्शन रेशो का अनुपात लिखते हैं। अब देखो वो बात अलग है कि एलिमेंट भी यही लिख दिए जाते हैं, क्यों, कैलकुलेशन खत्म होने के बाद वो वही चीज आती है, वास्तव में ये DRS होते हैं। अब DCS कैसे खत्म हो जाती है, कैसे निकलती है, L = a के, मैंने क्या कहा, इनके प्रोपोर्शनली होती है, प्रोपोर्शनली होती है तो कुछ तो मान होगा यहाँ। तो अब जब कुछ मान होगा तो L = क्या हो जाएगा, a के हो जाएगा, y और M = कितना हो जाएगा, b के हो जाएगा, और C = कितना हो जाएगा, n के हो जाएगा। तो LM गलत लिखिए, b के c के, L = c। तो ये जब L M N यहाँ लिख दिया जाए तो ये क्या बन जाती है, ये डायरेक्शन रेशो तो है, DCS बन जाती है। अब देखो कैसे, ये तुम्हारी A क्या होगा, ये DRS है ABC, तो M क्या होगा, a/√a² + b² + c², और M = b/√a² + b² + c²। इस फंडा को जरा ढंग से समझ जरा बच्चों, क्योंकि इस पर बहुत आप कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए एक, फिर हम क्या करें, हमने L को क्या माना, a के, तो L = a × 1/, तो ये जो वैल्यू है हमारी a है, ये जो वैल्यू हमारी a, ऐसे ही यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू k, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू k हो जाएगी, होगी या नहीं। तो अब मुझे एक बात बता दीजिए जरा, तो जब ये फिर L का मान यहाँ लिख दोगे आप, जैसा इसके प्रोपोर्शनली है, जैसे मैं आगे करूँ तो इसको x1 = a लिख सकता हूँ, और a के किसके बराबर है, L के बराबर है, तो वो L यहाँ नहीं आ सकती, उधर 1 रह जाएगा। ऐसे ही
जब मैं यहाँ इसके लिए करूँ तो यहाँ क्या हो जाएगी, इस डी के का मान m हो जाएगा, और जब यहाँ लिखूंगा सी के का मान क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो जो DCS होती है वो इनके प्रोपोर्शनली होती है, जो बटे में लिखे जाते हैं, और प्रोपोर्शनली होती है तो ये वास्तविक रूप से तो DRS होते हैं। क्या होते हैं वास्तविक रूप से? DRS, DRS डायरेक्शन रेशो होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और बच्चों इसके बाद आर्टिकल नंबर 3 देखिए, आर्टिकल नंबर 3 क्या कहा है, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, एक बिंदु की स्थिति बाई रेडियस वेक्टर से एंड और डायरेक्शन कोसाइन से। तो आपको कैसे निकाला जाता है बच्चों ये पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, तो आप DRS निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे? DRS निकाल लोगे, और DRS निकालने के बाद पोजीशन वेक्टर वगैरह तुम्हें दे रखा होगा, या उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी दे रखी होगी, तो उस बिंदु की स्थिति क्या हो जाएगी बच्चों, LR इंटू MR इंटू NR, मतलब जो दूरी है उससे मल्टीप्लाई की जाती है आपकी DCS में। देखो क्या लिखा हुआ है, डायग्राम वगैरह बनाकर नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना। सवाल ऐसे आएगा, इफ LMNR डायरेक्शन कोसाइन, क्या तो डायरेक्ट दे दिया, सवाल में नहीं देगा, सवाल में निकालनी पड़ेगी। इफ LMNR डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन OP and OP is equal to R, then the coordinates of P, तब P के coordinates, मतलब नक्षत्र बना रहे हैं, तो ये आपने बना दिया X, ये Y, ये Z, ये बिंदु आपने लिख दिया हो, और एक बिंदु है कहीं P, यहाँ है, कहीं पे भी है, तो तुमको भी R दे दिया, तो तुमको P पूछ रहा है कि P क्या है। तो मैंने क्या कहा आपसे, ऐसे सवाल में जब आपको कोऑर्डिनेट पूछे तो आपको क्या करना है, x अक्ष के लिए L निकालोगे, y अक्ष के लिए M, z अक्ष के लिए N, मतलब DCS LMN निकालोगे, और x जो होगा वो LR हो जाएगा, y जो होगा वो MR हो जाएगा, और z जो होगा वो NR हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगा। एलिमेंट निकालने दोनों तरीके बता दिए, एंगल दे रखा हो, एक्स अक्ष के साथ झुकाव अगर दे रखा है धनात्मक दिशा में 45, तो एल जो हो जाएगा cos 45, वाई एक्स के साथ दे रखा है अगर 135, तो cos 135 रख दोगे। जेड अक्ष के लिए दे रखा है 210 तो cos 210 रख दोगे, तो यहाँ से निकल जाएगा एलिमेंट। दूरी देगा वो आपकी, ठीक है, दूरी देगा, जैसे r बराबर दे दिया 3 कर दोगे इस तरीके से, या फिर आपको वो दिक् अनुपात दे सकता है ABC के मान 1:2:3, और बिंदु की दूरी दे रखी है आपको, किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी दे रखी है 4, फिर आपसे पूछा है बिंदु P का निर्देशांक, तो दिक् अनुपात से मैंने तुम्हें दिक् भुजा का फॉर्मूला नहीं बताया, ये A है, ये B है, और ये C देखो लिखा हुआ बोर्ड पर, L इक्वल टू इतना, M इक्वल टू इतना, C इक्वल टू इतना, C नहीं N इक्वल टू, तो इन फॉर्मूला से एलिमेंट निकाल दो। कहने का मतलब एलिमेंट तुम्हें ही निकालना पड़ेगा, देखो भुजा तुम्हें ही निकालनी पड़ेगी। दूरी आपको दे रखी होगी बिंदु से, L ज्ञात में, M ज्ञात में, N ज्ञात में। आ गया सबके समझ में? सवाल हम एक्सरसाइज करेंगे, हम प्रोसीजर समझाते हुए चल रहे हैं। रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कजिन्स कोसाइंस। बच्चों रिलेशन DCS के बीच में क्या होता है, tan स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और 1, मतलब सभी दिक् भुजाओं के वर्गों का योग जो होता है वो 1 होता है। याद रखना है बच्चों फॉर्मूला, इसको अपने आप पढ़ लेना। आर्टिकल 5 में क्या दे रखा है, बच्चों डायरेक्शन कजिन्स निकालने का दूसरा फॉर्मूला एक और अभी तक आपको बताएं किसके फॉर्मूले निकालने, DCS। एक फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, अगर P दे दिया x1 y1 z1, हालांकि यहाँ इनका ज़्यादा यूज नहीं है,
पर फिर भी किसी एक सवाल में आ गया तो आप कर लो, इसलिए बता रहा हूँ। इनका यूज अगले चैप्टर में जाता है। टी इतना और क्यू x2 y2 और z2। टी क्यू इज इक्वल टू नहीं टी आर एस जेकन बात होता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ टी क्यू। इंटर में भी पढ़ के आए हो इस फॉर्मूले को, x2 माइनस x1 हाँ x1 माइनस x2 x2 माइनस x1 और बटे पी क्यू, बिंदु पी और क्यू के बीच दूरी। और बच्चों कॉमा y2 माइनस y1 और बटे कितना पी क्यू और z2 माइनस z1 बटे कितना पी क्यू। मतलब क्या है कहने का, बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है और x अक्ष का दिगंतपात निकाल ले तो x अक्ष है उनके कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और बटे पे y के लिए दिगंतपात निकाल ले तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बटे पे z अक्ष के लिए निकाल ले तो कोऑर्डिनेट z के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और बटे कितना p। ये होता है दिगंतपात निकालने का फॉर्मूला। तो ये a होता है पहला, दूसरा b और तीसरा c होता है। एक बच्चों ये फॉर्मूला यूज होता है। एक यूज होगा आपको प्रोजेक्शन मेथड, प्रोजेक्शन निकालने के लिए पूछा जाता है। प्रोजेक्शन कैसे निकलवाता है, क्या है बच्चों फॉर्मूला प्रोजेक्शन निकालने का? आवाज रहे हो जो इसको कर दूं मैं। देखिए प्रोजेक्शन के लिए और लास्ट फॉर्मूला है, फिर आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। प्रोजेक्शन देखिए प्रोजेक्शन अरे परास प्रोजेक्शन का मतलब परास रेंज। देखिए प्रोजेक्शन ऑफ लाइन AB लाइन का प्रोजेक्शन ऑन द लाइन CD लाइन पर AB का प्रोजेक्शन। तो आपको A दे दिया, चलिए x1 y1 और z1 3D चल रहा है और B दे दिया आपको x2 y2 और z2। आवाज नहीं जरा ध्यान से सुने। दो चीजों पर विचार करना है। जिस लाइन पर प्रोजेक्शन ज्ञात करना है आपको, चित्र बना हुआ देख लो करना है। जिस लाइन का प्रोजेक्शन ज्ञात, जिस लाइन पर प्रोजेक्शन ज्ञात करना है उस लाइन की डीसीएस निकालनी है। क्या निकालनी है? लिखना भैया, तो यहाँ तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ एंड और DCS ऑफ CD या तो दे दे ना दे तो निकाले आप एलिमेंट, जो भी सवाल में दिया उस कंडीशन से एलिमेंट निकाले। और जिस रेखा का प्रोजेक्शन ज्ञात करना है उसके कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो प्रोजेक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? एक्स अक्ष के लिए कोऑर्डिनेट का डिफरेंस x1 माइनस x2। x के लिए देखो क्या है l से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस y के लिए डिफरेंस y1 माइनस y2। देखो क्या है इसके लिए m और z1 माइनस z2। देखो क्या है इसके लिए m। ये आपका प्रोजेक्शन आएगा रिजल्ट। अब बात ये पूछ सकते हैं कि सर जी आपने x2 माइनस x1 क्यों नहीं लिखा? मेरे भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए लोगे माइनस में आ गया तो अंतर। अरे प्रोजेक्शन एक लेंथ होती है, लंबाई होती है, लंबाई में माइनस में नहीं होती, माइनस इग्नोर कर दिया जाए क्योंकि माइनस यहाँ से भी आएगा, माइनस यहाँ से भी कॉमन, माइनस यहाँ से भी, माइनस तीनों जगह से कॉमन आएगा। माना ये मान आ रहा है -4 -8 -10
जोड़ोगे 8 से 12 10 22 माइनस 7 में आ गया। एक ये फॉर्मूला आपको करना है, आपको दे रखा है चित्र वगैरह सब कुछ, रिमार्क में दे रखी है कंडीशन आपकी, और जो कोरोनल इवन को आप स्वयं पढ़ते हैं। एग्जाम्पलों का निशान लगाइए, 4 एग्जाम्पल है, चारों बनने हैं, कोई नहीं छोड़ना। एग्जाम्पल 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज बनाइए, एक्सरसाइज में बच्चों 3 और 4 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से सुन लें। जो एक्सरसाइज 1 में 3 और 4 सवाल है, इस पर आधारित सवाल अगली अभ्यास में भी है। 11 पर आधारित सवाल 3 सवाल शायद वहाँ है, एग्जाम्पल मिला के 4 हो जाए, 5 हो जाए, और 2 यहाँ है, क्या हो गए 5 या 6। तो इन 5-6 सवालों से मतलब गिनती लो, निशान लगा लो। आज एक सवाल 100%, 3-4 एक्सरसाइज एक का, 3 और 4। और भाई मेरे अगली एक्सरसाइज में निशान लगाइए, एग्जाम्पल नंबर 3, अगली एक्सरसाइज में एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, एक्सरसाइज का ये 7 और 8 के सवाल हो गए। हाँ, एक्सरसाइज 1 में 7 8 हो गए कुल मिला के। तो निशान लगाया है एक्सरसाइज में 7 मार्क 8 मार्क, और दूसरी में और पहली में 3 और 4, और दूसरी 8 हो गए। ये 8 सवाल में से एक सवाल 100% आएगा, 100% इसको कहते हैं। चलिए, और सवालों का प्रोसीजर सबका एक साथ थोड़ा बहुत चेंज है, तो देखें आप सवाल देखिए। पहले सवाल में क्या है, फाइंड द डीसीएस क्या कीजिए और बनाए लाएंगे डायरेक्शन रेशोज। आप देखो कितना सिंपल सवाल है। पहला DRS डायरेक्शन रेशोज, A बराबर कितना दिया -1, B बराबर 2, C बराबर -2। आपको ध्यान है मैंने DCS के लिए क्या फॉर्मूला लिखवाया, DCS इज L = A/√A² + B², M = B/। अब इन्हें अलग अलग मत लिखना, एक जगह ही मिला लो बस इसको पहले ही, C/√। मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर तुम अलग अलग मान लिखोगे तो तीनों जगह नीचे की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप इसका मान अलग से निकाल लो, A की वैल्यू कितनी -1 का बन गई, B की वैल्यू 2 का बन 4, C की वैल्यू -2 का बन 4, 3 हो गया। और इम्प्लाइज क्या करेगा, L = -1/3, इसका मान 3, M = 2/3 और N = -2/3। फॉर्मूला मैं मान लूंगी। पहला सवाल। दूसरा सवाल देखिए, फाइंड द डायरेक्शन कंसिस्ट ऑफ द लाइन व्हिच इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है, पर ये 5 नंबर में नहीं आता, ये 3 नंबर में आता है सवाल। अब तुम्हारी अगर अच्छी हो किस्मत तो 5 में आ जाता है, क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं। और ये सवाल हर जगह इंपॉर्टेंट है, 12वीं में भी इंपॉर्टेंट है सवाल। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन व्हिच इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। तो आप क्या लिखोगे, सिंस चूंकि द लाइन इज इक्वली inclined to the axis,
सो इसलिए एंगल विद, सो इसलिए माना एंगल विद एक्सेस अल्फा बीटा गामा आर। अक्षों से बनाए गए एंगल अल्फा बीटा गामा सच दैट इस प्रकार के कि अल्फा बराबर बीटा, बीटा बराबर किसके, सो इसलिए एल इज इक्वल टू, बच्चों फॉर्मूला क्या, cos अल्फा m cos बीटा n cos गामा, but we know that किंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और एल की वैल्यू cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो अब इसको भी आप अल्फा लिख लीजिए, इसको भी आप अल्फा लिख लीजिए, जरूर नहीं अल्फा लिखें, बीटा बीटा लिखें, गामा गामा लिखें, किसका यूज करके, इसे और यहाँ लिख दोगे फ्रॉम 1, क्या हो गया 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होते ही, तो cos अल्फा इक्वल टू प्लस 1 जरूर एल इज इक्वल टू प्लस 1 जरूर 3। अब देखो cos अल्फा इतना ही, cos बीटा इतना ही, अब n बराबर b प्लस 1 से जरूर 3 और n बराबर b प्लस 1 से जरूर, ठीक एक लाइन अपने आप लिख दोगे, चूंकि cos अल्फा बराबर cos बीटा बराबर cos, दाने फोटो लीजिए जरूर। बच्चों बात बंद करो, आइए सवाल नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट, जरा देखिए, find the direction cousins element of two lines which are connected by the relations इतने, आप लिखोगे गिवन रिलेशंस, आप दिए गए रिलेशंस कैसे हैं, l माइनस 5m प्लस 3n इक्वल टू 0 और 7n स्क्वायर। बच्चों केमिस्ट्री का कोर्स अभी खत्म नहीं हुआ तुम्हारा, कितना रह गया है, रह गया है, कब लगाया था तुमने, बैच शुरू कब हुआ था, कौन कौन जानते हैं केमिस्ट्री का ट्यूशन, तो कब शुरू हुआ था बैच, नवंबर में। अब क्या बच्चों परेशानी उधर रही, चलिए मैं कल से जो टाइम से शुरू करूँगा पढ़ाना, क्योंकि 2 घंटे पूरे देंगे, मैं कोशिश करूँगा, खैर 8 बजे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, 8:05 से जरूर शुरू हो जाएगा और आप 8:15 तक आने की कोशिश करोगे सभी। मैं पहले 10 मिनट का काम बहुत छोटा छोटा लिखूंगा, जिससे मिटेगा और तुम्हारे आने पर उसको मैं रिपीट करूँगा, क्योंकि कम से कम पेपर से पहले 15 दिन पहले आपका कोर्स खत्म करना, कम से कम 15 दिन पहले, जिससे 7-8 दिन में सभी मॉडल वगैरह अनसोल्ड वगैरह अभी ये 2 ऐसे सवाल जो तुमको नहीं आते उन्हें मैं करा दूँ, नहीं करा। देखिए कैसे आपको करना है ये सवाल, इधर देखो DCS निकालनी है, मतलब LMN निकालनी है, समीकरण 2 बैग और भारी पड़ता है, भारी क्या निकलता ही नहीं, लेकिन यहाँ निकालनी
कैसे तरीका है, क्या तरीका है बच्चे। और केवल ये DCS ही निकल सकते हैं, बाकी जनरली हम लैग्रेंज में बैठ जाए दो इक्वेशन, दो एक्स प्लस 3y प्लस 4z बराबर 5, 3x प्लस 6z बराबर 8 और 8z, और हमें ये बताना है एक्स वाई जेड क्या है, तो आप एक्स वाई जेड की मान नहीं निकाल सकते। DCS निकल जाती है बस, क्योंकि कंडीशंस होती है DCS। देखिए कैसे क्या प्रोसीजर है फ्रॉम फर्स्ट से। मतलब सबसे पहला काम है कि एक और दो जो दे रखे हैं उनसे कोई सा भी एक वेरिएबल एलिमिनेट करना। n को कर दो, n को कर दो, n को किसी को भी कर दो, और आपको किसी भी समीकरण से जो आपको दे रखी है, किसी भी रिलेशन से जिसका मान इजीली निकल जाए उसका मान निकाल लीजिए। सबसे इजी हमें दिखाई दे रहा है रिलेशन 1 से l का मान सबसे इजी निकल रहा है। तो फ्रॉम 1 से n इज इक्वल टू 5m प्लस 3, और अगर n एलिमिनेट करना है दोनों इक्वेशन से, हाँ ये 3 माइनस का होगा, तो ये n की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करनी होगी। इसको इक्वेशन 3 मानोगे और लिखोगे पुटिंग, बच्चों आवाज ना करें, द वैल्यू ऑफ l इन इक्वेशन नंबर 7 बी गैप हम प्राप्त करते हैं। n की वैल्यू 5m माइनस 3m की घात 2 प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर पर 2। पहले आप इसका फॉर्मूला बोलिए, 25m स्क्वायर प्लस 9m स्क्वायर माइनस 30m प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए अब ये कितना हो जाएगा, 175m स्क्वायर, 25 का 150, 170 और 63m स्क्वायर, 210 5m स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर इक्वल टू 0। चलिए ये 180m स्क्वायर हो गई, ये 60m स्क्वायर हुआ, बोला तो 180 था मैंने भाई, 180m स्क्वायर, ये 60m स्क्वायर माइनस 210m। देखिए कुछ कॉमन वगैरह जा रहा है 30, और कुछ नहीं जाएगा, 30 जा रहा है 6m स्क्वायर, और ये 2m स्क्वायर, और ये 7m। बच्चों आप इसको ऐसा लिख दें, माइनस 7m प्लस 2m स्क्वायर। अब इसको परफेक्ट, अब इसको मान लो m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें जरूर ना कि आप m में क्वाड्रेटिक मानो, आप इस 2n स्क्वायर को आगे लिख दो, 6m स्क्वायर पीछे लिख दो, तो n में क्वाड्रेटिक हो जाएगी। क्वाड्रेटिक वाला दो घात समीकरण, ये सरल करना है तो बच्चों कैसे करें, m में क्वाड्रेटिक मानकर 6 दूनी 12 है, तो ये 7 है और ये 12 है, यहाँ प्लस है, 4 और 3 हो जाएगा, 4 3 12 और 4 और 3 7। ठीक, तो फैक्टर हो रहे हैं बहुत ईजी, 6m स्क्वायर। बच्चों अब आप देखना ये तरीका गलत होता है, मैंने गलती कर दी है, प्लस भी माइनस भी, ये माइनस का है सिर्फ, ये गलती किस चक्कर में हुई, पहले 2n स्क्वायर लिखा हुआ था ना, तो वो उधर तो भेज दिया पर उसका साइन नहीं मिटाया था, तो 6m स्क्वायर माइनस का 4mn और माइनस का 3mn और प्लस 2n स्क्वायर पर 0, कुछ कॉमन साइड 2m, 3m और माइनस 2n माइनस n कॉमन 3m माइनस 2n। देखिए 2m माइनस का n, 3m माइनस 2n इक्वल टू, तो यहाँ से आइदर या तो 2m माइनस n बराबर 0 और या 3n माइनस 3m माइनस 2n इक्वल टू 0। इसको आप मानो
4 जिसको मानो इसके साथ एक बार ये यूज की जाएगी और एक बार ये यूज की जाएगी। तो फ्रॉम 4 2m माइनस n इक्वल टू 0, 2m इज इक्वल टू n, तो m बटे n, और ये इधर पहुंच गया, एक बटे, अरे n इधर पहुंचा दिया, एक रह गया और 2 इसके बटे पहुंचा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो यही चीज आ जाएगी। अब ये m बटे n ट्रिक से हो जाता है। बाकी कोई और इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है तो हम नहीं निकाल सकते। कभी सोचोगे यहाँ से एलिमेंट जैसे निकालनी, हर जगह निकल जाए, सिर्फ DCS निकलती है, तो ये m बटे n, तो ये भी m बटे n के रूप बनाने की कोशिश करनी है। m बटे n रूप बनाने की कोशिश कैसे करनी है बच्चों, m ऊपर है, बटे में लाना है तो n से डिवाइड करेंगे। अब देखोगे फ्रॉम थर्ड, इसको मान लो 6 और देखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, n से डिवाइड करके n बटे n, 5 इंटू m बटे n और माइनस n से करके केवल 3 रहेगा। m बटे n का मान है रख लोगे 5 इंटू 1 बटे 2 और माइनस 3 लिख दोगे फ्रॉम 6, और कितना हो जाएगा 3 से माइनस 1 बटे 2, n बटे n जी माइनस 1 बटे 2। अब हमें इनका यूज करना है और l और m n की वैल्यू निकालनी है। कैसे यूज करना है इसको मान लूँगा आप साथ, यहाँ तक फोटो क्लिक कीजिए बहुत जल्दी। चलिए अब लिखोगे इससे फ्रॉम 6 से और 7 से, फ्रॉम 6 से m बटे 1 लिख सकते हो, n को उधर भेज सकते हो, n बटे 2, और इससे देखो अब इससे आपको इसको और इसको ऐसे सरल करना है कि एक समान बैठे, एक बेस, तो 1 बटे 2 नहीं अभी नहीं आया, अभी नहीं है। अब इसको आप इधर भेजो और एक को इधर भेजो, देखिए क्या हो जाएगा, n बटे 1 और माइनस n बटे 2 क्या बराबर हो सकता है, n बटे 2 बराबर हो सकता है। कब हो सकता है, जब माइनस को यहाँ ना रखें, इधर रखें, अभी तो हो सकता है। और माइनस यहाँ तो इफेक्ट थोड़ी बढ़ गया, यहाँ से पूरा ही माइनस 1 हम नीचे ले आए और प्लस n को भेज दिया। अब आप क्या देख रहे हैं, n बटे 2 के बराबर इतना भी और n बटे 2 के बराबर इतना भी, तो इम्प्लाइज क्या करेगा, n बटे माइनस 1, m बटे 1, n बटे 2, ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब n बटे 2 इसके भी बराबर और इसके भी बराबर, तो इसका मतलब n बटे 2, n बटे माइनस 1 और n बटे 1 तीनों आपस में बराबर। और बच्चों l m n अगर इक्वेशन ये होती है जहाँ l m n DCS है, a b c d r s है, तो ये l m n इनके प्रोपोर्शनली होती है और जिनके प्रोपोर्शनली होती है वो d r s होती है। और अगर हमें d r s पता पड़ गए तो क्या DCS ना निकाल सकते हम, देखिए l क्या हो जाएगा, ऊपर तो लिखते हैं या 1 जोगी को क्या लिखते हैं ऊपर 1, क्योंकि ये वाली संख्या पहुंचती है, a पहुंचेगी, b पहुंचेगी और c पहुंचेगी, बटे में क्या लिखते हैं, अरे वही a का मान, कि यही तो था 1/10 का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, मैंने समझाया था तुम्हें। तो देखो a के स्थान पर -1 का वर्ग प्लस 1, b के स्थान पर 1 का वर्ग प्लस 1 और c के स्थान पर 2 का वर्ग कितना 4। अब जरा देख लो, n इज इक्वल टू कितना -1 बटे अंडर रूट, n की वैल्यू देखो 1 बटे 1 बटे अंडर रूट 6 और n की वैल्यू देखो 2 बटे अंडर रूट निकल गया। अभी एक पेयर और बचा हमारे पास, इक्वेशन नंबर
तो फिफ्थ का प्रयोग करना है और जो यहाँ 3 लिखी हुई थी उसका प्रयोग करना है। ऐसे ही जैसे मैंने ये किया है, जैसे फ्रॉम 4 के बाद किया है ऐसे ही फ्रॉम फिफ्थ लेकर चलोगे। ये पहला सवाल है इसलिए इसको पूरा कर रहा हूँ अभी कुछ और। फ्रॉम इक्वेशन 3m - 2n = 0 इम्प्लाइज करेगा 3n = 3m = 2n। इधर बोला तो m/n = 2/3। अब वो इक्वेशन क्या थी तीसरी लिखवा जरा मुझे। 5n - 3m मुझे सुनाई एक मिनट रुकिए मैं देख लेता हूँ। तो इसमें तो है ही ना एक वाला जोड़ से ये n लिख दो। m लिख दूँ m n की जगह पे कर दो। m ही यहाँ m और यहाँ m थोड़ा तेज और एक बोला पंखे जो है ना ये आवाज सुनने में ये। अब बच्चों इसको किस रूप में बनाना है m/n के रूप m/n के रूप में बनाने के लिए इसमें इनसे भाग करना पड़ेगा। और ये क्या इक्वेशन थी 3 और यहाँ तो लिखने का जहाँ है वहीं पे लिखनी है। अब यहाँ लिखोगे इक्वेशन 3 इज डिवाइडेड बाई n से डिवाइड अगर करोगे क्या हो जाएगी 5 × m/n -3 और इक्वल टू कितना L/n। हमारे पास m/n की वैल्यू है। इसको इक्वेशन मान लेना कितनी 8 7 हो गई अब तक। इसको मान लो 8। अब यहाँ लिख दोगे 5 2/3 - 3 = L/n। यहाँ लिख देना यूजिंग इक्वेशन नंबर 8। ये कितना हो जाए 5 × 10 1/3 L/n। अब एक का इसका यूज करना है और एक इसका यूज करना है। इसमें मान लोगे 9। अब देखो मुझे ये बताओ यहाँ तक का फोटो क्लिक हो गया तुम्हारा इसलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो अब हमें इनमें से किसी का यूज नहीं बस इसका और इसका यूज करना है। देखिए फ्रॉम 8 and 9 from equation 8 and 9 10 इक्वेशन से जरा देखो बच्चों एक ऐसा सॉल्व करना है कि एक सेम रहे m/2 और n/3 ठीक है n/3 मिल गया सेम। तो बी गेट हम लिखेंगे m/2 और n/3 ये तो पेयर मिल गया 8 से। इससे क्या पेयर बच्चों n/3 n इधर भेज दो n/3 और n/3 क्या रह जाएगा n/3 इसके भी बराबर और n/3 इसके बराबर। इसका मतलब तीनों बराबर इम्प्लाइज कर जाएगा n वाला लिखा जाएगा फिर m वाला और फिर n वाला करेगा वही n/1 m/2 n/3 ये a ये b ये c k क्या होता है 1/√a² + b² + c²। 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 3 का वर्ग 9 9 4 13 हो गए 14 n/1 m/2 n/3 इम्प्लाइज करेगा n = 1/14 n = 2/14 और n = 3/14। समझे में बच्चों सवाल 4 की कोशिश करके लाओगे ऐसा ही सवाल है। और ये जो है आगे सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला पर है 7वां सवाल जो है ना। और छठे सवाल में भी प्रोजेक्शन ही पूछा है। अगर हो जाए तो कर लेना तो ना हो तो कोई बात कर लो बच्चों। आपका कल तो टेस्ट होना कल टेस्ट होना है आपका। मैं ले जा रहा हूँ ये किताब तो किसी ऐसे कोई नहीं देगा तो फिर एक काम करो
मैं कल टेस्ट बना लूँ, आज तो मैं किताब वापस कर दूंगा और फिर टेस्ट 2-3 दिन बाद ले लूँगा।